हेलो बच्चों, दिस साइड खुशबू पारेख। आज हम हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन क्लास 9th का जो चैप्टर है ये इसकी हम बुक एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास दैट यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ अ टेबल इज मूव्ड अक्रॉस द फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। दोबारा सुन लो, क्वेश्चन में कह रहा है कि फोर्स एफ को यूज करते हुए एक टेबल जो है मूव कर रही है फ्लोर के अक्रॉस, बट उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। हाउ मच इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द टेबल। अब देखो, ये टेबल है, इस पे फोर्स लगाया जा रहा है, दिखा रहा है आपको ग्रीन कलर से, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियसली इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। बस हम यही बोलेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और जितना उसके बस अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस एफ हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन दिखाने की वजह से। एक चीज़ और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही ना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी माइनस यू, सॉरी, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी तो फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल है वैसे। क्लियर है यहाँ पे। तो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, एफ ही लगेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसके अंदर, फॉर बॉल मूविंग ऑन अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस। एक बॉल है वो मूव कर रही है स्मूथ सरफेस पे और फ्रिक्शनलेस है, उसमें फ्रिक्शन ही नहीं है। तो आपको बताना है कि मतलब क्या, ये जो 3 ऑप्शन दिए ना, क्या क्या इफेक्ट आएगा। पहला ऑप्शन है नो नेट फोर्स, वेलोसिटी रिमेन्स सेम, कि कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा तो वेलोसिटी जो है उसकी सेम रहेगी, तो ये ठीक है। अगर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है किसी के ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसके मोशन में कोई चेंज ही नहीं आता। तो फर्स्ट वन इज़ कि अगर कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा तो वेलोसिटी सेम रहेगी। सेकेंड है फोर्स इन डायरेक्शन, तो वेलोसिटी इंक्रीजेस। ये आंसर एक्चुअली साथ साथ ही दे रखे हैं कि फोर्स अगर डायरेक्शन में लगेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है कि वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी या कांस्टेंट रहेगी। तो अगर फोर्स डायरेक्शन में लग रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी। देखिए आप यहाँ पे, ये देखो, ये बॉल है, अगर फोर्स जो है, जैसे यहाँ पर एक बॉल ऐसे मूव कर रही है और पीछे से एक और फोर्स आपने लगा दिया, तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स ऑलरेडी लग रहा है, आपने अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया तो वेलोसिटी, मतलब जो स्पीड है वो घट जाएगी, वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। और अगर हम एक्सटर्नली कुछ फोर्स ही नहीं लगा रहे, जैसे इस वाली कंडीशन में एक्सटर्नली आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो वो अपनी जगह पे कांस्टेंट है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक पी है, 2 ब्लॉक है यहाँ पे, 2 blocks P and Q are on a smooth surface. P has forces 5 Newton and 4 Newton opposite, and Q moves with a constant velocity. Q तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और P के ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं 5 न्यूटन एंड 4 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको ऑप्शन करेक्ट बताना है। मैंने यहाँ पर ऑप्शन जो है वो कवर नहीं किए, डायरेक्ट आंसर लिखा है। आप देखिए, ये P बॉक्स है, इसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे हैं, 5 और 4 न्यूटन, और यहाँ पर जो Q बॉक्स है वो मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से तभी मूव करेगा जब इसके ऊपर एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो यहाँ इस वाले केस में तो नेट फोर्स आ गया 0, और यहाँ पर दोनों, इस वाले केस में दोनों ही फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन से लग रहे हैं, तो नेट फोर्स निकालने के लिए 5 माइनस 4 न्यूटन, दैट इज़ 1 न्यूटन आंसर है। तो मतलब जो ब्लॉक पी है उस पर कुछ ना कुछ एक्सटर्नली कोई ना कोई नेट फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का, और इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो मतलब ये तो अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा। Q और P जो है वो चेंज करेगा क्योंकि एक्सटर्नली कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। तो आंसर क्या है, P हैज़ नेट फोर्स एंड Q हैज़ नो नेट फोर्स। जो ऑप्शन आपका ये वाला है यही आंसर है, दैट P हैज़ नेट फोर्स एंड Q हैज़ नो नेट फोर्स। नेक्स्ट question is in a snake boat race 95 flow forward 5 backward each applies 200 Newton, find the net force। क्वेश्चन देखो, इजी तरीके से थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है क्वेश्चन को, बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप बुक के क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करना। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दैट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन आपको, देखिए ध्यान से देखिएगा। एक बोट है, उसके अंदर 95 लोग तो ऐसे हैं जो आगे की साइड जा रहे हैं, है ना, बोट को चलाते हुए। यहाँ पर डायग्राम में भी क्लियर बताया हुआ है कि 95 लोग तो ऐसे हैं जो आगे जा रहे हैं और 5 लोग ऐसे हैं जो गलती से पीछे की साइड मूव कर रहे हैं। हर एक पर्सन 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो आपको नेट फोर्स निकालना है। तो क्योंकि दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, मतलब 5 लोग एक डायरेक्शन में लगा, 95 लोग एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो दोनों के इंडिविजुअल 95 लोगों का और 5 लोगों का हम फोर्स निकाल लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। इट इज़ द आंसर।
तो अब देखो कैसे करेंगे। 95 लोग, हर एक बंदा कितना फोर्स लगा रहा है 200 न्यूटन का, तो आप 95 को 200 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, कितना आंसर आएगा यहाँ पे, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 और 1 19,000 न्यूटन। ये तो कौन लगा रहे हैं, 95 पीपल, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 19,000 न्यूटन। कितने लोग लगा रहे हैं फोर्स, 95 लोग। अब बाकी बचे 5 लोग, ये 5 लोग फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ भी इंडिविजुअल पर्सन 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो 5 लोगों का फोर्स निकालने के लिए हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, दैट इज़ 1000 न्यूटन। अब हमें एक साइड का फोर्स, एक साइड पे 1000 लग रहा है, एक साइड पे 19,000 लग रहा है, नेट फोर्स निकालना है, दोनों को सिंपल है, माइनस कर दोगे तो 19,000 माइनस 1000 हमारे पास आ गए 18,000। और बोट कहाँ पे मूव करेगी, जहाँ पर ये 95 लोग लेके जा रहे हैं, लेकिन 5 लोग तो कम फोर्स लगा रहे हैं ना। ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लग रहा हो, तो ये 95 लोग जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं वो ज़्यादा है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी बोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट व्हाट हैपन्स। जब कोई भी नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे काम करता है तो क्या होता है। देखो 2 तरह के फोर्सेस हमने पढ़े थे, एक बैलेंस और एक अनबैलेंस। बैलेंस में नेट फोर्स 0 होता है, अनबैलेंस में नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो नॉट इक्वल टू 0 मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू है, 1 2 3 4 200 300 कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स लग रहा है, मतलब एक्सटर्नली इस ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट या तो मूव अपनी स्पीड को चेंज करेगा, धीरे चल रहा है तो फास्ट हो जाएगी स्पीड, हो सकता है स्लो हो जाए स्पीड, रेस्ट है तो मूव करने लग जाएगा। और अगर नेट फोर्स नहीं लग रहा, जैसे क्वेश्चन में पूछा है, नहीं क्वेश्चन में तो नेट फोर्स का पूछा है, पर मैं बता रही हूँ अगर नेट फोर्स नहीं लग रहा है तो ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो उसी से मूव करता रहेगा कांस्टेंट, अगर वो रुका हुआ है तो रुका रहेगा, है ना, तो सेम रहेगी कंडीशन। और अगर कुछ ना कुछ एक्सटर्नली फोर्स लग रहा है उसके ऊपर तो उसकी स्पीड चेंज होगी, रुक सकता है, रुका हुआ है तो चल सकता है। तो आंसर क्या, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा, और एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल हो जाएगी फोर्स के। मतलब इस बात का ये है कि जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 4 पोजीशन टाइम ग्राफ आर गिवन, ऑन विच ऑब्जेक्ट डज नॉट फोर, ऑन विच ऑब्जेक्ट डज नेट फोर्स एक्ट। आपको बताना है किस में नेट फोर्स काम कर रहा है। तो देखो अभी हमने पीछे क्वेश्चन करा है कि नेट फोर्स अगर काम कर रहा है तो ऑब्जेक्ट पोजीशन को चेंज करेगा, अगर नेट फोर्स काम नहीं करा मीन्स नेट फोर्स इज 0 तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। देखो यहाँ पर ये कांस्टेंट मूव कर रहा है, तभी ये पोजीशन टाइम ग्राफ है बेटा, पोजीशन टाइम ग्राफ है यहाँ पे। तो पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब हर जगह पे हर टाइम पे सेम पोजीशन है, तभी तो इस तरह का ग्राफ बन रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे दिख रहा है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म ही है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी चेंज कर रहा है पोजीशन को, तभी ये कर्व्ड ग्राफ आ रहा है। तो जो सी ऑप्शन है करेक्ट है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ नेट फोर्स लग रहा है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, अ सेलर जम्प्स फ्रॉम अ बोट टू द शोर, विल द बोट मूव एंड व्हाई। एक सेलर है वो शोर पे मतलब किनारे पे जंप कर रहा है बोट से, तो क्या बोट मूव करेगी, और नहीं मूव करेगी तो क्यों नहीं करेगी, और करेगी तो क्यों करेगी। देखो ये दिखा रखा है यहाँ पे, पर्सन कूद रहा है, यहाँ पर पैर से कुछ ना कुछ फोर्स यहाँ पर अप्लाई करेगा बोट पे तो आगे जाएगा, और बोट भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी कि आगे चला जाए। ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उससे बोट पीछे जाएगी, और इसके ऊपर जो बोट अप्लाई कर रही है फोर्स उसकी वजह से आगे जाएगा। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है यहाँ पे कि अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाओगे तो सामने वाली चीज़ भी आप पे पक्का फोर्स लगाएगी, और बोट जिस पे फोर्स लगा रही है उसका रिजल्ट है कि आगे जा रहा है, और ये जो बोट पे फोर्स लगा रहा है उसका रिजल्ट ये है कि बोट अपनी पोजीशन से हिल जाएगी। ठीक है, तो आंसर है येस, द बोट मूव्स बैकवर्ड। क्यों मूव कर रही है, बिकॉज ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि अगर आप बोट इस पे फोर्स लगा के इसको आगे भेज रही है पर्सन को, तो ये भी बोट पे फोर्स लगा रहा है और बोट पीछे की साइड मूव कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ वीडियो। इस चैप्टर में आई थिंक 16 क्वेश्चन है, 8 हम आज कवर करेंगे और 8 कल।
वाई इज़ अ लैंडिंग मैट ऑन और सैंड बेड यूज्ड इन हाई जंप। ऐसा क्यों होता है कि हाई जंप में लैंडिंग मैट या सैंड बेड को यूज़ करते हैं। तो देखो ये चीज़ तुमने आई थिंक 8th क्लास में भी पढ़ी होगी, जिन बच्चों ने लास्ट ईयर वाली 8th क्लास की बुक पढ़ी है उसमें बताया हुआ है कि जैसे ही आप मतलब अगर बेड होता है, सैंड बेड होता है या फिर लैंडिंग मैट होता है, उसके ऊपर गिरते हो तो क्या है, टाइम जो है आपकी बॉडी का रुकने का वो बढ़ जाता है, तो बॉडी पे फोर्स कम लगता है, मतलब लगती कम है हमें। तो देखो हमारे फोर्स का फॉर्मूला एक तो मास इनटू एक्सेलरेशन है और एक फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम और अपॉन टाइम। ये होता है चेंज इन मोमेंटम, फोर्स का फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम और अपॉन टाइम। तो हम यहाँ पर टाइम को बढ़ा रहे हैं सैंड बेड के ऊपर। देखो टाइम बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है टाइम रुकने का बॉडी का, ठीक है। तो जब टाइम रुकने का, एक तो हम मान लो नॉर्मल पत्थर पे कूदे तो एकदम से रुक जाएगी हमारी बॉडी, और एक हम सैंड बेड पे, तो वहाँ पर थोड़ा रुकने में टाइम लगेगा, टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो है वो कम लगेगा, तो इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। आई होप ये 8 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।